गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे मोशन इन वन डायमेंशन। तो एक बॉडी का मोशन जो वन डायमेंशन में तब कहा जाता है कि जब उसका सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट आउट ऑफ द थ्री चेंज हो विद टाइम। तो इसमें हम क्या कहते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कि जो डिस्टेंस एक ही डिस्टेंस जो चेंज हो रहा है दैट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो सपोज कर लेते हैं एक बॉडी है, उसका रास्ता, उस बॉडी के जाने का रास्ता इस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मतलब इस रास्ते पे वो बॉडी जा रही है। तो यहां से हमने स्टार्ट किया, सपोज इट वाज 0, उसके बाद ये हमारे पास आ गए मीटर, इतने इतने मीटर है जी, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे मीटर है, इतने मीटर का ये हमारा रास्ता है। सपोज बॉडी यहां से चलना स्टार्ट हुई, यहां से गई यहां तक, ये जो हो गया 5 मीटर हो गया, 5 मीटर बॉडी ऐसे चली और यहां से 2 मीटर बॉडी पीछे को आ गई। तो टोटल बॉडी कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप बच्चों ने नंबर लाइन पढ़ी होगी, उस समय हम ऐसा ही बच्चों को सिखाते हैं। तो ये बॉडी यहां से यहां तक गई 5 मीटर तो एक चली, प्लस यहां से यहां तक गई 2 मीटर, तो ये 5 और 2 7 मीटर इस बॉडी ने ट्रेवल किया। तो ये टोटल जो पाथ ट्रेवल किया है बॉडी ने, इसको हम पाथ लेंथ कहते हैं। पाथ लेंथ, आर लेंथ भी कभी कभी कह देते हैं इसको। तो पाथ लेंथ क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट बॉडी ड्यूरिंग द गिवन टाइम इज कॉल्ड एज इट्स पाथ लेंथ। अब एक और बात आती है कि एक आती है डिस्प्लेसमेंट टर्म आती है आपके पास। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ से थोड़ी सी अलग है। डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं कि जब बॉडी चलना स्टार्ट हुई, जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी, इसमें पोजीशन की बात करते हैं। सपोज कर लो ये पोजीशन थी x1 और इतना बॉडी चलने के बाद यहां पहुंची तो ये पोजीशन थी इसकी x2। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, दैट इज इट विल बी इक्वल टू द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी। जहां हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो बॉडी की है उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसकी थी 3 पर और इनिशियल थी 0 पर, तो ये आ गया 3 मीटर। इसका मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ में अंतर आ गया बहुत ज्यादा। तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है उनको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जिनमें डायरेक्शन भी होती है उनको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। उस हिसाब से देखा जाए तो पाथ लेंथ जो है तो ये स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्योंकि इसमें आपको डिस्टेंस भी दिखना है, कि इसमें आपको इसकी डायरेक्शन भी दिखेगी। सो अगर इनके बीच में आपको डिफरेंस लिखने के लिए आ जाए तो आप लिख सकते हैं, सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशंस लिखेंगे, उसके बाद दूसरा नंबर ये लिखेंगे कि ये जो पाथ लेंथ जो है तो ये स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट में है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद ये बात लिख सकते हैं कि जो पाथ लेंथ जो है ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट में है ये पाथ लेंथ के बराबर भी हो सकती है या उससे कम भी हो सकती है। उसके बाद अगली बात ये लिख सकते हैं कि पाथ लेंथ कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होगा, ये नेगेटिव या जीरो कभी नहीं हो सकता, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। सपोज कर लो अगर बॉडी यहां से चली यहां तक, यहां से दोबारा यहां तक पहुंच गई तो डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो हो जाएगी, लेकिन पाथ लेंथ जीरो नहीं होगा। पाथ लेंथ होगा यहां से यहां 5 और यहां से 5 यहां 5 और 10 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ये जो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वुड बी इक्वल टू 0।
तो ऐसे कोई डिफरेंस इनके बीच आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्पीड की। जब एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है विद टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस और द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पाथ लेंथ विद टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। स्पीड जो है, तो अगर सपोज कर लो एक बॉडी है, तो वो बॉडी चली, यहां से चली यहां तक, यहां से चली यहां गई, तो स्पीड किसके बराबर हो गया? स्पीड आ गया टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, की टोटल टाइम कितना लिया उस इस बॉडी ने यहां से यहां और यहां से यहां तक आने तक। तो ये हो गई स्पीड। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट होगा पाथ लेंथ, जो मीटर में होती है, और टाइम जो है सेकंड में होता है, इसलिए ये होगा मीटर पर सेकंड। आजकल ऐसे लिखते हैं, ये तरीका आज का गलत है, इस तरीके से लिखेंगे। तो ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर हो जाएगा? इसका डायमेंशनल फार्मूला आपने हर एक जो भी क्वेश्चन लिखे उस जो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला जरूर लिखना, आपको अच्छे से प्रैक्टिस होती जाएगी। अब मीटर पर सेकंड है तो एम, एल और टी होगा। सबसे पहली बात है, या एम इसमें मास तो है नहीं, रेज़ पावर 0। अब मीटर है तो रेज़ पावर 1, अब यहाँ सेकंड की रेज़ पावर -1 है, तो ऐसे हो जाएगा। इसलिए जो डायमेंशनल फार्मूला होगा स्पीड है, वो होगा LT-1। अब चार तरह की स्पीड हमारे पास होती हैं, टाइप्स। हम इसकी जो फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 होती है यूनिफॉर्म स्पीड। अब जो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? इफ अ बॉडी ट्रेवल्स या इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उस समय हम कहते हैं कि इसके जो बॉडी है इसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। सपोज कर लो एक बॉडी चल रही थी, तो वो क्या हुआ, पहले 5 मिनट में उसने 10 किलोमीटर जो है तो वो बॉडी चली, अगले 5 मिनट में भी वो 10 किलोमीटर चल रही है, अगले 5 मिनट में भी वो 10 किलोमीटर चल रही है, तो हम कहेंगे कि इस बॉडी की स्पीड जो है तो वो यूनिफॉर्म है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी स्पीड जो है तो वो वेरिएबल हो जाएगी, जा यूनिफॉर्म वो जो जा तो वेरिएबल होगी, जा उसको हम कहेंगे आर नॉन यूनिफॉर्म, तो उसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इफ अ बॉडी ट्रेवल्स unequal distance in equal interval of time, then the speed of that body is said to be non-uniform or variable. Suppose एक बॉडी थी, उसने पहले 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसने लगाए 5 मिनट, अगले 10 किलोमीटर जब उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसको 10 मिनट लगे या 7 मिनट लगे, अगले 10 किलोमीटर जब उसने डिस्टेंस कवर कर लिया तो वो डिस्टेंस 8 मिनट हो गए। तो इसका मतलब हर 10 किलोमीटर में इसकी स्पीड जो है वो अलग अलग हो रही है। तो ऐसी स्पीड को हम कहेंगे वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद तीसरी आती है आपके पास एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड होती है हमेशा जब वेरिएबल हो, अगर तो यूनिफॉर्म है तब तो अब हमको एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वही वैल्यू होती है। अगर वेरिएबल हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, स्पीड घट बढ़ रही हो, उस समय हमको एवरेज स्पीड निकालने की जरूरत पड़ जाती है। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट बॉडी और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे यही एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 10 + 10 + 10 किलोमीटर और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना आएगा 5 + 10 + 8। इनको जमा करके जो आएगा तो दैट विल बी एवरेज स्पीड ऑफ दैट बॉडी ड्यूरिंग दिस मच टाइम, कि इस टोटल टाइम में उसकी कितनी स्पीड थी, उसको हम जो टोटल डिस्टेंस के साथ हम जब जो हम डिवाइड कर लेंगे तो हमको एवरेज स्पीड उस वो जो व्हीकल की, उस गाड़ी की, उस पार्टिकल की, उस बॉडी की निकल जाएगी। फोर्थ आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड।
4 है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है तो बड़ी मजेदार चीज है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है कि स्पीड एट ए पर्टिकुलर मोमेंट उसकी कितनी थी, जहां हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट बॉडी ड्यूरिंग अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। जहां इसके लिए वर्ड एक यूज करते हैं हम, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट बॉडी ड्यूरिंग अ वेरी इनफाइनेटिसमली स्मॉल टाइम। स्पीड कैसे? इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑलमोस्ट हमारी गाड़ियों में स्पीडोमीटर लगा होता है वो दिखाता है, और इसको लिखने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये जो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास होती है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0, तो जो डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा क्या है? इट इज अ स्मॉल इंक्रीमेंट, स्मॉल डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल ड्यूरिंग ए स्मॉल टाइम, तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम। और अगर आपने हमारा पहला चैप्टर पढ़ा है डिफरेंशिएशन, तो इसको आपको मालूम है कि इसको हम ds बटे dt भी लिख सकते हैं, वेयर ds बटे dt इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ दैट बॉडी होती है। इसी तरीके से ये तो स्पीड की बात हो गई। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी बच्चों आप सब जानते हैं वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, नो डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को v के साथ लिखा जाता है, तो v होता है dx by dt लिखते हैं हम, where x is the displacement। तो ये जो वेलोसिटी जो है, ये अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज है, डिस्प्लेसमेंट एक जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। तो वेलोसिटी ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की बात भी हम करते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट इसका होगा, अब चूंकि इसको लिखा जाता है मीटर, अब चूंकि वेलोसिटी तो डिस्टेंस ही है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट में दैट इज आल्सो अ डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, इसलिए इसका जो ऐसा यूनिट होगा ये होगा मीटर पर सेकंड। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा जी? डायमेंशन फार्मूला जरूर लिखना है। डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा mlt, m रेज़ पावर 0, l रेज़ पावर 1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर t का रेज़ पावर -1, इट मींस lt -1। ये होगा जो डायमेंशनल फार्मूला किसका? वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी की भी 4 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 आ गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो होती है if a particle or if a body covers equal displacement in equal interval of time, then in that case the velocity of that body is said to be uniform। अगर वो equal displacement equal interval of time में वो कवर करती है। अगर सपोज कर लो एक बॉडी को जा रही थी, तो वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, उसी डायरेक्शन में वो क्या करती है? पहले 10 किलोमीटर चलती है 5 मिनट में, और दूसरे 10 किलोमीटर चलती है वो भी 5 मिनट में, और तीसरे 10 किलोमीटर चलती है वो भी 5 मिनट में। तो हम कहेंगे कि उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, और वो जो सेम डिस्टेंस कवर कर रही है उस डायरेक्शन में सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। और दूसरा इसका आएगा वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी यहां थोड़ा सा अंतर आएगा बेटा, इस बात का ध्यान रखना। स्पीड हमने जब वेरिएबल की थी तो हमने कहा था कि इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इस वेलोसिटी में एक बात आएगी क्योंकि इसमें डायरेक्शन की बात भी है, तो इसलिए हम ये कहेंगे इफ आइदर द डिस्टेंस or the direction of that particular body changes with time, then the velocity is said to be non-uniform। तो उसकी नॉन यूनिफॉर्म कब हो जाएगी? अगर वो
एक तो बात है कि वो जो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो जो कवर करे जा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए बीच में, तो हम कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी जो है तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो गई, जा उसकी जो वेलोसिटी है वो उसकी वेरिएबल वेलोसिटी हो गई, उसकी वेरिएबल वेलोसिटी हो गई। तीसरी बात इसके बाद आती है इसकी जो एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कि अगर वेरिएबल वेलोसिटी है किसी की, अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो हम क्या करेंगे उसकी जब उसकी वेरी हो गई वो तो अलग अलग हमें मालूम होगी, हम टोटल जमा करेंगे कि टोटल वेलोसिटी कितनी थी, टोटल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो वो हमारे पास आ जाएगी इसकी एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद फोर्थ पार्ट इसका है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम और इट इज द चेंज इन द वेलोसिटी or it is the average velocity within a very small interval of time। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी लिमिट डेल्टा t अप्रोचिंग टू 0 और तो डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t, where delta is the small increment or the small change, x is the displacement, t is the time। तो डिफरेंशियल जो हमने की थी डिफरेंशिएशन, उसके मुताबिक हम जानते हैं कि ऐसी टर्म जो होती है इसको dx by dt हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस तरीके से चार तरीके की वेलोसिटी आपने पढ़ ली, चार तरीके की स्पीड पढ़ ली। अब आता है तीसरी बात, एक्सेलरेशन की बात है। एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में थोड़ी सी चेंज थोड़ी इसमें भी होगी। एक्सेलरेशन को पहले डिफाइन कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो अब एक्सेलरेशन जो है चेंज इन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हम जानते हैं जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए एक्सेलरेशन जो होती है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जी। नंबर 1 एक ये बात याद रखना अच्छे से। उसके बाद आएगा कि इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट होगा चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी LT-1 होती है, तो ये होएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक तो इसका वो है जो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम था दोबारा टाइम हो गया, इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अगर ऐसा है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा जी, डायमेंशनल फार्मूला जो एक्सेलरेशन का होगा वो इसके मुताबिक क्या हो जाना है, mlt लिखा पहले आपने, यहां पर m तो है नहीं इसलिए 0, ये मीटर है, एक लेंथ है और सेकंड की -2 है और -2 है तो यहां -2 आ जाएगा, इसलिए l⁻⁴ t⁻⁻2 आएगा। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। अब एक्सेलरेशन की भी टाइप्स हमारे पास आ जाएगी, 4 तरीके की हैं, 1 2 3 और 4। नंबर 1 है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, इफ द एक्सेलरेशन इज चेंजिंग बाय सेम अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक्सेलरेशन या तो बढ़ रही है बाय सेम अमाउंट, तो या वो कम हो रही है बाय द सेम अमाउंट ड्यूरिंग द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन in that case the acceleration is said to be uniform। अगर बढ़ रही है तब तो एक्सेलरेशन है, और जब अगर वो टाइम के साथ घट जाती है तो उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। अगर घटती हुई एक्सेलरेशन को हम अगर जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ कम होती जा रही है तो उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी कि अगर एक जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल और ऑफ दैट बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। उसके बाद दूसरा क्या होगा, वेरिएबल होगा।
अगर वो इक्वल अमाउंट के साथ किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ड्यूरिंग द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चेंज नहीं हो रही है तो हम ये कहेंगे कि उसकी एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल है। उसके बाद तीसरी आती है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन हम तब निकालेंगे जब उसकी एक्सेलरेशन वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे कि टोटल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन दे देंगे उसके अलग अलग उस पार्ट्स का। तो जब उसको हम जो है टोटल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लेंगे तो वो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगी। नंबर 4 इज द इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है कि एक्सेलरेशन in a body or the average acceleration of the body during a very small interval of time। तो वो किसके बराबर हो जाएगी? वो क्या हो जाएगी? डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो इसकी लिमिट और डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये आ जाएगा डीवी बटे डीटी इसके बराबर आ जाएगा। तो ये आ गया एक्सेलरेशन के 4 प्रकार और स्पीड और वेलोसिटी के। अब एक बात आपके इसमें है, पोजीशन टाइम ग्राफ आपको स्टडी करना है। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है? पोजीशन टाइम ग्राफ बच्चों ऐसा ग्राफ होता है जिसमें कि अगर एक बॉडी एक पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर हम ऐसा ग्राफ बनाएं कि जिसमें अलोंग एक्स एक्सिस हम टाइम को लिखें और अलोंग वाई एक्सिस उसकी पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते चलें, तो ऐसे ग्राफ को हम कहेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ अगर एक बॉडी जा तो रेस्ट में है या उसकी जो उसका यूनिफॉर्म मोशन है, तो उस समय उसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो हम पहले करते हैं बात कि अगर एक बॉडी जो रेस्ट में है, सपोज करो एक बॉडी है और जब हमने उसका टाइम गिनना स्टार्ट किया तो वो हमारी यहां पर है जी, यहां से हमने सपोज करो 1 मीटर है, 1 2 ऐसे लिखते हैं। 1 मीटर पर किसी ऑब्जर्वर जो हमारा था उसको ऑब्जर्व करने वाला उससे 1 मीटर दूर पड़ी हुई थी, तो अगर यहां थी, अब अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो 5 मिनट के बाद भी उधर ही होनी है, 10 मिनट के बाद भी उधर ही होनी है, तो इसकी जो ऐसे इसकी स्ट्रेट लाइन आ जानी है। सो पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी व्हिच इज एट रेस्ट विल बी लाइक दैट, इस तरीके से होनी है। और अगर वो बॉडी मोशन में है तो उस समय ये जो इसकी कर्व है ऐसे स्ट्रेट ना हो करके जा तो ऐसे हो जाएगी, जा ऐसे भी नहीं हो सकती तो ऐसे भी हो सकती है, जा ऐसे भी नहीं हो सकती तो एक तरीका और भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकती है। मतलब कहने का हो गया कि पोजीशन टाइम ऑफ ग्राफ ऑफ ए बॉडी व्हिच इज एट रेस्ट, इट इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस, wherever the position time graph of a body which is in motion will be slow, उसकी एक स्लोप होगी, बेशक वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। So my dear student, this was all about the speed, velocity, acceleration and the concept of the position time graph. Thanks for watching this video. Stay home, stay safe. Thank you very much.